गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विन उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब यूट्यूब पर हमारी इंग्लिश की एक प्रैक्टिस सीरीज है जिसे हमने डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का नाम दिया है, जिसके हर एक सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के कुछ मिसलीनियस 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये उसी सीरीज का डोज नंबर 11 है। हर एक सीरीज में हम एक कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को शामिल किया जाए जो स्टैंडर्ड हैं, अच्छे हैं, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिन्हें अक्सर आप गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो भी 10 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे उनका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप फाइल को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सा एक सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, विच मीन्स कि बाकी 3 गलत हैं, राइट। ध्यान से देखिए, इन चारों ही सेंटेंसेस का सब्जेक्ट है वन। शुड कीप, शुड कीप, शुड कीप सब में कॉमन है। प्रोमिसेस भी सब में कॉमन है। चेंजेस आपको दिखे कहाँ पर है? यहाँ पे हिज है, यहाँ पे अवर है, यहाँ पे दियर है, वहां पे वंस है। यही तो एक चेंज है। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो तो ही के अकॉर्डिंग जो पसेसिव केस है वो हिज है। शी अगर सब्जेक्ट है तो शी का पसेसिव केस हर है। आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का पसेसिव केस माई है। वी हो तो वी का पसेसिव केस अवर है। बट if the subject of your sentence is one, तो one के अकॉर्डिंग जो possessive केस बनता है it is once। क्या है सर? once है। बस इसी को आपको ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट one है लेकिन possessive केस his है, wrong। one possessive केस our है, wrong। one के हिसाब से their possessive केस में नहीं आना चाहिए। ये तीनों wrong हो गए, which means कि लास्ट वाला सही है। और हाँ, लास्ट वाले में देखिए ना, one के हिसाब से once लगा दिया। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके थ्रू हम जो कोई भी बात बोलते हैं वो एक जनरल बात होती है, सब पे अप्लाई होती है। वन इज लाइक एवरीवन, वन इज लाइक वी ऑल। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, इट मींस कि हर किसी को अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहिए। तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए दैट व्हेन एवर द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज ओ एन ई वन, an indefinite pronoun, तो उसका जो पसेसिव एडजेक्टिव है, पसेसिव केस है, इट इज नन अदर दैन वंस, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि इज मैरिड के बाद विद लगेगा या टू लगेगा या क्या तमाशा होगा, राइट। ये आपको बताना है। तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता हूँ। शी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, हो गया। अब आपको इसके बाद वर्ब लगानी है। तो हैज मैरिज का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। शी हैज मैरिज, इसका क्या मतलब हो? उसके यहाँ शादी है? नहीं। पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि उसकी शादी एक रिच बिजनेसमैन से हुई है। यही तो है ना। हाँ, जैसे आप हैव मैरिज कहें तो ऐसा होता ना कि आज मुझे शाम को एक शादी में जाना है, सो आई हैव अ मैरिज टू अटेंड दिस इवनिंग। तो वैसा सेंस इसमें नहीं आ रहा है, बल्कि सेंस आ रहा है कि उसकी शादी हुई है। तो ये तो गलत हो गया। अब मैं आपको कुछ चीजें बहुत बारीकी से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मैरी वर्ब को एक्टिव वॉइस में यूज किया हो, कैसे यूज किया हो? एक्टिव वॉइस में, तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, राइट। मैरी वर्ब को अगर आप एक्टिव वॉइस में यूज करें तो इसके बाद कभी कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं है। एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, फिल्मों में अक्सर आप देखते हैं ये स्टेटमेंट हीरोज को बोलते हुए मैरी, और वो ऐसा है, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। अब आप ही बताइए, मैरी और मी के बीच में कोई प्रेपोजिशन आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैरी वर्ब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है, राइट। जैसे कोई कहे कि तुम्हें लग रहा है कि उसका और तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा या वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। तो सेंटेंस बनेगा शी विल never marry you, she will never marry you। यहां भी देखिए मैरी वर्ब एक्टिव वॉइस में है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा।
तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मैरी वर्ब एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन ना लगाएं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगर मैरी वर्ब को आपने पैसिव वॉइस में रखा है देन वी हैव अ चॉइस, एक प्रेपोजिशन टू और दूसरा है प्रेपोजिशन विद। अगर मैरी वर्ब को हम पैसिव वॉइस में रखें तो इसके बाद ये दो प्रेपोजिशंस है टू और विद, जो कि कुछ कंडीशंस में लगते हैं। वो कंडीशंस क्या है? टू, जब किसी की शादी किसी पुरुष से हो रही हो तो उसको टू लगाना चाहिए, और अगर किसी महिला से हो रही हो तो फिर विद लगाना चाहिए, मतलब मैन वुमेन, मेल फीमेल, हाँ, बॉय गर्ल, ऐसा सेंस हो। फिर से सुनिए, मैरी वर्ब जब पैसिव वॉइस में हो तो अगर जिससे शादी हो रही है ही इज अ मैन तो टू लगाइए, और अगर शादी जिससे हो रही शी इज अ वुमेन तो विद लगाइए। याद करने का भी एक तरीका है, विद के पास डब्लू है, विमेन के पास भी क्या है? डब्लू, तो डब्लू और डब्लू का कॉम्बिनेशन है। सर मैं यहाँ पर बॉय गर्ल भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर मेल फीमेल भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा, मैंने इसके प्लेस पे मैन वुमेन लिखा ताकि मैं डब्लू और डब्लू को रिलेट कर सकूंगा, राइट? तो अगर वुमेन से शादी हो रही है तो विद लगाइए, मैन से शादी हो रही तो टू लगाइए। अब यहाँ पर क्या लिखा है? रिच बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है ना, तो विद लगेगा, क्या लगेगा? विद लगेगा। आई एम सॉरी, मैन है ना, मैन है तो फिर टू लगेगा। तो ये विद रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक से है। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। व्हेन यू ट्राई टू बी, फिर स्पेस है, यू ऑल टुगेदर सीज टू बी यूजफुल। सर सीज टू बी यूजफुल का मतलब है कि तुम बेकार हो जाते हो, काम के नहीं बचते। टू बी यूजफुल का मतलब होता है कि काम का होना। सीज टू बी यूजफुल का मतलब है कि काम का होने से रुक जाना। सीज मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। व्हेन समथिंग सीजेस टू बी यूजफुल तो वो रद्दी हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि जब तुम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब क्या करने की कोशिश करते हो? देखिए, या तो आप यूं बोलिए कि फ्रूगल, फ्रूगल को हिंदी में कहते हैं कंजूस। फोर्टुशस बेसिकली ये एक टाइम होता है, एक सिचुएशन होती है जो नेचर से फेवरेबल होता है, जिसको हिंदी में उपयुक्त कहा जाता है, राइट? फास्टिडियस कई बार जिद्दी टाइप के बंदे को कहते हैं। एक्सट्रीमली सेलेक्टिव, जिसको 100 चीजों में भले कोई एक चीज पसंद आ जाए, वरना मुमकिन है कि वो भी ना पसंद आए। तो मुझे तो लग रहा बी हो सकता है, या फिर फैसिशियस हो सकता है, क्योंकि फैसिशियस का मतलब होता है जब आप सीरियस सिचुएशन में भी हंस रहे हैं, जब आपका जो तरीका है वो पूरी तरीके से कैजुअल है। जब आपका तरीका पूरी तरीके से कैजुअल है, आप नॉन सीरियस हैं, फ्लिपेंट है एक तरीके से, मतलब स्थिति गंभीर है लेकिन आप गंभीरता दिखाने के बजाय मजाक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे सटीक मैच करेगा कि जब आप गंभीर परिस्थितियों में मजाक करते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो फिर ये दिखाता है कि आप बेकार आदमी हैं एक तरीके से। ये सबसे सटीक मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। आपको बताना है कि गोइंग टू स्लीप इस इडियम को क्या कहते हैं। मतलब अगर कोई बंदा कह रहा है आई एम गोइंग टू स्लीप, मतलब मैं सोने जा रहा हूं, क्या कहते हैं उसको? कीप एन ईयर टू द ग्राउंड? नहीं, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड इट मींस टू स्टे एक्टिव, मतलब जब आप सक्रिय रहें, सतर्क रहें, स्टे एक्टिव एंड वॉचफुल। देखिए, कोई आ रहा है आपकी तरफ, आप अपने कानों से उसकी आवाज सुन सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप अपने कान को जमीन पे लगा दें, तो अगर वो थोड़ा-सा दूर भी है, जहाँ तक ऐसे आप उसके आने की आहट नहीं सुन सकते, लेकिन अगर ज़मीन पे कान लगा देंगे तो वो हो सकता है 100 मीटर दूर हो, फिर भी उसके आने की आहट हो जाए। मतलब जब आस-पास जो कुछ भी हो रहा हो, उसके प्रति आप सक्रिय हैं, पूरी तरीके से अपडेटेड हैं, देन वी यूज़ दिस इडियम कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। जैसे कि एक रिपोर्टर, जैसे कि एक एक्टिव पॉलिटिकल लीडर, हिट द सैक इसका सही आंसर है, क्योंकि हिट द सैक, जिसे कभी कभी हम हिट द हे भी बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है गो टू बेड। ये जो हिट द सैक या हिट द हे है, ये पिलो से रिलेट करता है।
जो जो बेडशीट्स वो जो गद्दे होते हैं ना उससे रिलेट करता है, बिस्तर से रिलेट करता है। और बिस्तर पे गिरने का मतलब ही हो जाएगा सो जाना, समझ रहे हैं? सैक आप पिलो को कह सकते हैं। हे जो होता है, खेत में जब कोई किसान काम करता है तो फसल जब वो काट रहा होता है तो उसका एक ढेर तैयार करता है ना उस उन प्लांट्स का। तो कई बार किसान थकने के बाद उसी कटी हुई फसल का कुछ हिस्सा उठाता है और उसी को सिरहाने रखता है और टेक लगा कर के सो जाता है। तो हिट द हे, हिट द सैक का मतलब है गो टू बेड। ब्रेक न्यू ग्राउंड्स का मतलब है जब आप कुछ नया कर रहे हैं, ट्राई डूइंग समथिंग न्यू। हाँ, ट्राई डूइंग समथिंग न्यू। और रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब है एक जगह आप गोल गोल घूम रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि आप जूझे तो बहुत जा रहे हैं, दम तो खूब लगा रहे हैं, थके जा रहे हैं, खूब पसीना आ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, मतलब यू ट्राइंग अ लॉट बट गेटिंग नथिंग। आप जूझ बहुत रहे हैं। जैसे जैसे कि चेज योर टेल भी एक इडियम होता है। जानवरों को देखिए, बिल्ली को देखिए, तो कई बार वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करती है और ऐसा करने के चक्कर में वो पूरा नाचना शुरू कर देती है, लेकिन ना वो पकड़ पाती है पूंछ को और ना ही कुछ उससे हो पाता है। इट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम, रिसोर्सेज, मनी, एफर्ट्स। फाइन। सो गोइंग टू स्लीप का क्या मतलब हो जाता है? हिट द सैक या हिट द हे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपको एक्टिव पैसिव में बताना है कि इस सेंटेंस का सही पैसिव क्या होगा। ये जो गेव है बॉस, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और जब ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो पैसिव में क्या आएगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, द कुरियर सब्जेक्ट है, माई पार्सल ऑब्जेक्ट है, माई नेबर भी ऑब्जेक्ट है। जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो तो वो एक्टिव वॉइस में हुआ ना, यानी कि आपको एक्टिव से पैसिव में जाना है। गेव गिव की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की वर्ब ये है, वॉज वर्ब प्लस V3। अब आपको क्या करना चाहिए? माई पार्सल या माई नेबर, जिसको भी आपका मन करे शुरू में लेके आइए, बट उसके बाद वॉज गिवन करिएगा। माई पार्सल वॉज गिवन, माई पार्सल हैड बीन गिवन गलत, माई पार्सल नीड्स टू बी गिवन गलत, माई नेबर वॉज गिवन, ये दो ऑप्शंस ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई पार्सल वॉज गिवन टू माई नेबर, ठीक। माई नेबर वॉज गिवन टू माई पार्सल, आपको नहीं लगता ये टू यहां नहीं होना चाहिए? माई नेबर वॉज गिवन माई पार्सल, हाँ, माई पार्सल वॉज गिवन टू माई नेबर। जैसे आप बोलते हैं राइट अ लेटर टू योर फादर, तो राइट अ लेटर, लेटर जो कि एक वस्तु है उसके लिए तो टू नहीं लगा है ना, वो पर्सन जिसके लिए लिखना है वहां टू लगाइए। तो जिसको पार्सल दिया गया पड़ोसी, उसके लिए टू लगा दीजिए, लेकिन पार्सल के लिए क्यों टू लगा दिया आपने? राइट। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की डायरेक्शंस कहती हैं कि ये एक सेंटेंस है जिसमें बीच बीच में ABCD करके 4 वर्ड्स को मार्क कर दिया गया है। दीज वर्ड्स आर नॉट प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, ये वर्ड्स अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ये ऑप्शंस दिए हैं इसके हिसाब से, किन्हीं दो वर्ड्स का ऑर्डर रिप्लेस करने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं। मालविका सन बेक्ड हो सकता है, एक्चुअली में मालविका सन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। हर टू रिफ्यूज्ड, यहीं पे गलत है। आपने कब पढ़ लिया कि टू के बाद V2 या V3 आता? नहीं आता। आता भी है तो पहले बी लगता है फिर V3 आता है इन पैसिव। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। हर टू V1, हर टू V1। अब देखिए, V1 C में है और V1 D में भी है। यस, V1 D में भी है, लेकिन D वाला जो V1 है उसके पहले टू भी तो लगा, तो उसको क्यों छोड़ेंगे? सी की तरफ जाइए। मालविका सन बेग्ड हर टू इम्ब्रेस अ डॉटर इन लॉ, मालविका के बेटे ने अपने मन से शादी करी और फिर अपनी माँ से कहा, बेग करी मतलब बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट किया उसने अपनी माँ से कि वो अपनी बहू को स्वीकार कर ले। इम्ब्रेस का मतलब ही होता है एक्सेप्ट करना, गले लगाना। हाँ, कि वो अपनी बहू को स्वीकार कर ले। मिल तो गया सर, मिल तो गया। हाँ,
लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, आपको मिला बी और सी, बी और सी मिला, बी आना चाहिए सी के प्लेस पे, सी आना चाहिए बी के प्लेस पे, तो बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बी सी हो जाएगा। फाइन, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आपको इधर भी 4 ऑप्शंस में से बताना है किसको रखेंगे। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए, क्यों किए? ताकि वह अपनी हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर सके, सही साबित कर सके। आर्ग्यू नहीं करना, आर्ग्यू तो किसी जगह पे तर्क वितर्क करना होता है, इट्स मोर ऑफ स्पीच। नलीफाई करने का मतलब है खंडन करना, रिफ्यूट करना, इनवैलिडेट कर देना, मतलब ये बोलना कि ये किसी काम का नहीं है। साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसलिए करेगा कि वो अपनी हाइपोथेसिस को झूठा साबित कर सके, नहीं बल्कि उसको सच्चा साबित कर सके, तो वेरीफाई होना चाहिए। मैग्नीफाई का मतलब तो बढ़ा चढ़ा के पेश करना होता है, मैग्नीफाई प्रेज करना भी होता है चीजों को, हाँ, प्रशंसा करना। वेरीफाई करने का मतलब होता है विद द सपोर्ट ऑफ एविडेंस, विद द सपोर्ट ऑफ प्रूफ, आप किसी चीज को सत्यापित करो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 8, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, सूरज जो है चमक रहा है, ही सेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। सेड है ना, सेड मतलब पास्ट, और जब पास्ट है तो बेसिक सी बात है कि इस की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। बस देखिए, सेज गलत है, सेड ठीक है, सेड ठीक है, सेड ठीक है। द सन इज नहीं होगा, द सन वॉज होगा, द सन वॉज होगा ब्राइटली। और ये क्या लिखा है सर? टुडे, टुडे को दैट डे करना है, दैट डे करना है। यहाँ देखिए टुडे ही किया गया, ये यहां से गलत, ये इज से गलत, ये सेज से गलत, यानी कि सही हो गया ऑप्शन नंबर सी, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली दैट डे। नंबर 9, सिनोनिम बताना है आपको कोसेट वर्ड का, मालूम है? कोसेट सैडन बोलते हैं, किसी को दुख देना, दुखी करना, टू वरी समवन। इंटिमिडेट का मतलब है किसी को डराना धमकाना, उसे वार्न करना, उसे थ्रेटन करना एक तरीके से। इंस्लेव का मतलब है किसी को गुलाम बनाना, जैसे देखिए ना, ब्रिंग अंडर योर कंट्रोल, कंट्रोल करना किसी को। स्लेव का मतलब ही होता है गुलाम, इंस्लेव किसी को गुलाम बना लेना। कॉसेट, इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब है किसी भी चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, जैसे कि अगर कोई हल्का फुल्की ड्रिंक लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सुबह शाम दिन रात पिए ही पड़ा रहता है तो वो इंडल्ज करता है, राइट। आप कभी कभी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन आप हमेशा पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स करते हैं। सो इंडल्ज करना इसको कहते हैं। इंडल्ज कभी कभी जब पेरेंट्स ना बच्चों को यूं नहीं कहा जाएगा जरूरत से ज्यादा अटेंशन देते हैं, बल्कि एक तरीके से जब उन्हें स्पॉयल करने लगते हैं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, उन पर ज्यादा ही कंट्रोल करने लगते हैं, तो पेरेंट्स उनको पालते समय जान नहीं पाते, बल्कि वो उन्हें इंडल्ज कर रहे होते हैं। हाँ, मतलब इट्स लाइक इंटरफेयरिंग, प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर देना, इसको इंडल्ज करना कहा जाता है। ये जो पसेसिव हो जाना नेचर से, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना नेचर से, ये सब इंडल्ज में आता है। और कोसेट का भी यही मतलब होता है, जनरल मीनिंग तो कोसेट का प्यार करना, दुलार करना होता है, लेकिन इतना दुलार या प्यार करना कि स्पॉयल कर दे आप किसी को, तो सामने वाले की बुद्धि विवेक काम करनी ही बंद कर दे एक तरीके से, समझ रहे हैं? ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ ज्यादा ही कोसेट मतलब इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो whenever they are left alone, जब उन्हें अकेले छोड़ा जाता है या घर से बाहर कहीं सेटल होना होता है, तो दे फेल टू मैनेज इन सोसाइटी। फाइन, तो कोसेट एक नेगेटिव वर्ड है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो फॉन्डल इसका सिनोनिम हो सकता है, अडोर हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि टू लव समवन बियॉन्ड लिमिट, इसको कोसेट कहते हैं, और इंडल्ज इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। An entomologist who specializes in the scientific study or collection of butterflies and moths. एक entomologist, entomologist बोलते हैं one who studies insects, जो insects की लाइफ को स्टडी करता है उसको कहते हैं। तो एक ऐसा एंटोमोलॉजिस्ट जो बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल को स्टडी करता है उसे एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, या लेपिडोप्टेरिस्ट बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट?
एटिमोलॉजिस्ट तो बेसिकली वो बंदा है जो वर्ड्स को स्टडी करता है, उनके ओरिजिन को, उनके डेवलपमेंट को स्टडी करता है। लेपिडोप्टेरिस्ट इसका सही आंसर है, क्योंकि लेपिडोप्टेरिस्ट एक प्रकार से जो है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट ही होता है, लेकिन ये स्पेशली बटरफ्लाईज की स्टडी करता है। मतलब ये वो स्पेशल साइंटिस्ट है जो सिर्फ बटरफ्लाईज के लाइफ साइकिल को स्टडी करता है। तो हम इसे लेपिडोप्टेरिस्ट बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स की लाइफ को स्टडी करता है। बायोलॉजिस्ट में तो सब आता है, ये सब उसी में आ जाएगा। फाइन, ये सब उसी में आ जाएगा। सो ये था आज का डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब का सेशन, डोज नंबर 11। मुझे उम्मीद है सारे ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। चलिए मिलते हैं डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर वोकैब के नेक्स्ट सेशन में। और एक बात और, चैनल पे जाकर के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की क्लासेस का शेड्यूल भी आपको वहीं मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन।